बच्चों न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर के 4 एक्सरसाइज कर दी गई हैं, तो इसीलिए जो मैंने इस वीडियो के 4 भागों कर दिए हैं, जिनको आप एक एक भाग करने पर आप भी जो है खुद से एक एक प्रश्नावली कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी नहीं हो पाती है तो आप जो है इस चैप्टर के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने उसको भी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। यहीं पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो के मैंने जो है 4 भाग कर दिए, जिसमें पहले भाग में हम जानेंगे बहुपद के बारे में, जो अच्छे से कुछ बेसिक चीजें जानेंगे जो कि आपने 6ठी 7वीं 8वीं में भी पढ़ा होगा। हालांकि वो भी अभी जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पर जो है आपका प्रश्नावली 2.1 होने वाला है, ठीक है। तो आओ समझते हैं उसको, एक बार समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है भाई, चैप्टर का नाम ही क्या है, बहुपद है। बहुपद में सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहु और पद से बना है बहुपद, ठीक है। बहु यानी कि बहुत सारे, और पद यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो आगे मैं बताऊंगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बहुपद आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से बहुपद होती है जहाँ पर यहाँ पर कुछ ABCD वाले हैं। अब जो यहाँ पर जो ABCD वाले हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम चर, है ना। कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है Z तक, ठीक है ना। हाँ, मतलब इनको ये भी कह सकते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ होते हैं यहाँ पर गिनती वाले, जो यहाँ पर इनके साथ, जैसे कि यहाँ पर 5, जिसके यहाँ पर 6, इनको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं इनको? अचर बोलते हैं। अचर भी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 0 3 5, कुछ भी 4 9, कुछ भी हो सकते हैं, और ये अनगिनत होते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब कहीं 2 है तो 2 ही तो आप समझते हैं कितने हैं, लेकिन कहीं कहीं B की वैल्यू कुछ है तो कहीं B की वैल्यू कुछ है। तो बच्चों ये तो हो गए आपके चर और ये तो हो गए हैं अचर, ठीक है। तो अच्छी बात है, इनको ये नाम से जाना जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में, मैथ्स की भाषा में, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में प्लस कर दूं, यानी कि जोड़ दूं, माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं, तो एक बहुपद बन जाता है। यही कहूंगा ना मैंने? हाँ बिल्कुल हाँ। यानी कि मैं कुछ भी कैसा भी करूंगा तो बहुपद बन जाएगा। आओ देखते हैं एक बार। अगर इन दोनों में से उठा के मैं 9 लग लेता हूँ, 9 क्या यहाँ पर अचर है, सिंपल सी बात है, और Z यहाँ पर क्या है, चर है, प्लस में फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10, तो ये क्या बहुपद है? हाँ जी बिल्कुल है, अच्छी बात है। अच्छा, मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि 9x² माइनस का 1 क्या है, बहुपद है? हाँ जी हाँ बिल्कुल है। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पर कि 9 प्लस में 10 अपॉन में x, क्या ये बहुपद है? ना जी ना, बिल्कुल ना है। क्यों? ऐसा क्यों कि कुछ बहुपद है और कुछ नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुपद के लिए जो एक क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो है बहुपद में जहाँ पर ABCD होंगे ना, चाहे वो कितनी भी हो, कोई सी भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, बहुत सारी हो, एक हो, कुछ भी हो, उनकी जो पावर होगी ना, वो माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी पावर 0 चलेगी, ठीक है, लेकिन माइनस का नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर Z है, Z की पावर हमें दिख नहीं रही है, कुछ बता नहीं रहा है, इट मीन्स Z की पावर क्या है? सिंपल 1 है। यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है? -1 है। अब वो कैसे? देखो भाई, अगर कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी चर ABCD वाला अगर अपॉन में लिखते हैं, यानी कि वो क्या है? माइनस वाली वैल्यू है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज अपॉन में लिखी हो, यानी कि ये, इसका मतलब है कि x की पावर कितनी है? -1 है, और ये तो बहुपद नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x के ऊपर जो है किसी भी तरह का कुछ ऐसा कुछ ना चढ़ा हो, ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो वो एक बहुपद है। बस इतना सा क्राइटेरिया है कि बहुपद के अंदर जो ABCD वाला कुछ भी होगा उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि वो बटे में नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुपद में x तो ऊपर है, मान लेते हैं x ऐसे है, और प्लस में 1/6 है, ये भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू यानी जो चर है उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, उसकी पावर तो पॉजिटिव है, तो ये बहुपद चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों अब जो है एक छोटा सा आपसे कुछ जो है मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक बात आप बताइए, क्या 9 जो है एक बहुपद है या नहीं है? अब सिंपल सी बात है, आपको इतना तो पता चल रहा है ये क्या है, एक अचर तो है, लेकिन इसमें चर का है नहीं है। तो यार मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ ना कि यहाँ पर जो है चर की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ऐसा कुछ होगा। इसकी मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 है, मतलब क्या वो 1 है, और 9 सेम टू का सेम है। तो 9 को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब मैं 9 को क्या लिखता हूँ? 9x का पावर 0, और ये तो एक बहुपद होती है, यानी कि मैं 9 को क्या रख सकता हूँ? बहुपद है। अच्छा, अब इसमें जो है इसमें सिर्फ अचर है, गिनती वाला है ना, तो मैंने इसका जो एक अलग नाम दे दिया, जिसको मैंने बोल दिया ये क्या है? ये एक अचर बहुपद है। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, एक और बात बताओ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जो x है क्या वो एक बहुपद है? हाँ, ये भी हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है। जब मैंने ऐसे में जहाँ पर ये 9 था, ये गिनती वाला था, तो मैंने क्या कहा था कि जो ABCD वाला है यानी कि चर है, उसकी वैल्यू मैंने जो उसका पावर है उसको 0 मान लिया था ताकि वो 1 हो गया, और मेरा वो एक बहुपद कहलाया, है ना। तो वैसे इसको भी तो कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है मान लेते हैं 1 है ना, और 1 को मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आएगा? वही आएगा, x का x।
तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है एक चर है यानी कि एबीसीडी वाला है और एक गिनती वाला है यानी कि अचर है, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, जीरो क्या एक बहुपद है? अरे हाँ भैया, जीरो एक बहुपद है, क्योंकि जीरो क्या है, अचर है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चर होगा ना उसकी पावर जो होगी ना जीरो होगी, इसलिए तो वो एक होगा और एक को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, जीरो। अच्छा, यहाँ पर जीरो हो रहा है तो मैंने जीरो का एक अलग से नाम दे दिया, यूनिक नाम दे दिया, जिसका यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर शून्य बहुपद। ठीक है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े बहुपद को, अजीब से दिखने वाले बहुपद को कोई सिंपल तरीका नहीं है ऐसे बताने का, दिखाने का, जताने का, है ना? तो सिंपल सी बात है यार, मैंने क्या बोल दिया, ये है पी, मैंने नाम का दे दिया, इस बहुपद का नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी कह दिया कि मैंने जो है ना इस बहुपद में कौन सा वेरिएबल लिया है, एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। हालांकि वाई भी लिया है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ एक्स है, यानी कि एक बहुपद वाला है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं जो है वाई को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने वाई को हटा देता हूँ, क्योंकि आप जो पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर उसमें सिर्फ ऐसे बहुपद ही पढ़ोगे जिसमें सिंगल ही क्या होंगे, चर होंगे, यानी कि जो एबीसीडी वाले होंगे एक ही तरह के एबीसीडी होंगे एक क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि एक्स कितनी बार भी हो सकता है वो चलेगा, लेकिन एक्स है तो वाई नहीं होगा, वाई है तो जेड नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना, एक ही तरह का एबीसीडी में से होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने पी नाम का एक बहुपद है और इसमें क्या है, एक्स नाम का क्या है, वेरिएबल है, यानी कि क्या नाम है, चर है। सेम यही बात है कि मैंने यहाँ पर जो है क्यू बोल दिया, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, क्यू रख दिया। और यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में बता दिया कि जो है यहाँ पर एक्स नाम का एक चर है इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे अब यहाँ पर जो है बहुपद के अंदर भी कुछ चीज़ों के बारे में हम जानना और पढ़ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस में 5x है, और प्लस में यहाँ पर क्या है, 6 है। ये हमारे पास जो है एक बहुपद है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये आपको दिख रहे हैं, इनको पूरे को हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इनको, पद कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बहुपद में प्लस या फिर हो सकता है माइनस, वही जो है पद को अलग अलग सेपरेट बनाते हैं। तो यहाँ पर पद कौन कौन से हो गए, बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स का स्क्वायर 5x हो गया यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान लो कोई माइनस का होता तो माइनस के साथ आता, अगर होता तो, फिलहाल ये प्लस है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि गुणांक क्या होता है। गुणांक यानी कि जो गुणा हो रहा है, अगर मैंने पूछा कि भाई एक्स का गुणांक बताओ, क्या बताओ, एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक यानी कि एक साथ क्या गुणा हो रहा है, 5, तो हो गया 5। सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ आपको कुछ दिख रहा है गुणा होते हुए, नहीं। लेकिन यार मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, तो मैंने लिख दिया भाई ये गुणा हो रहा है। ठीक है, तो वैसे हम कुछ कह सकते हैं। और ये जो गुणांक है ना, हमेशा आपका चर से पूछा जाएगा कि भाई इस चर के साथ कौन सा गुणांक है, तो आपको बताना है कि उसके साथ कौन सा गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा है इसका मतलब सिंपल सी बात है, उसके बगल में कौन सा, उसके साथ बिना किसी निशान के, बिना प्लस माइनस के जो साथ में है वो आप बता दो। ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ आपसे कि एक्स अपॉन में 5 है और प्लस में यहाँ पर 9y है, तो इसमें y का गुणांक बता दो भैया, सिंपल से पता है, y का गुणांक बता दो, तो आप बता दोगे कि 9 है। अगर मैं पूछूं कि x का गुणांक बता दो, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि x किसके साथ गुणा हो रहा है, 1/5 के साथ गुणा हो रहा है x, तभी तो यहाँ पर x अपॉन में 5 बन रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना कि x अपॉन में 5 जो है वो गुणांक है किसका, अब जो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद के प्रकार के बारे में, कि भाई जो बहुपद होता है ना, जो अजीब अजीब से आपको दिखते हैं, उसको बांट कैसे सकते हैं वो समझते हैं एक बार ध्यान से। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इसमें बहुत सारा पद दिख रहा है आपको, किसी में 1 दिखेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा ना कि जिसमें भाई साहब एक पद है ना, इसमें बस एक ही पद है, तो मैंने इसको एक अलग नाम दे दिया। मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये जो है ना, ये एक पदी है। क्या बोला मैंने, ये एक पदी बहुपद है, ये वाला बहुपद। ठीक है। अच्छा, जिसमें अगर मान लो 2 पद हुआ, तो 2 पद हुआ, मान लो एक्स स्क्वायर अब प्लस में 5, यानी कि एक ये पद और एक ये पद, तो ये क्या हो गया, मैंने बोल दिया उसको बोल दिया मैंने द्विपद। ये कौन सा बहुपद है, द्विपद है। ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भाई साहब जिसमें जो है 3 पद है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा है, इसमें 1 2 3 है, तो इसको मैंने बोल दिया त्रिपद बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, त्रिपद। ये मैंने किस बेसिस में बता रहा हूँ, मैं पद के बेसिस से बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई इसमें पद 1 है तो इसमें मैंने 1 पदी बोल दिया, 2 पद है तो 2 पदी, 3 पद है तो 3 पदी, आपके 4 हो तो चतुर्पदी, ऐसा नहीं है। अगर मान लो 3 से बड़ा है कुछ, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 4, तो मैंने इसको भी बोल दिया कि भाई क्या ज़्यादा बड़े बड़े सबके लिए नाम रखूँ, सबको मैंने बोल दिया बहुपद। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाकी सब तो सब सेम है, तो इनके लिए मैंने बोल दिया बहुपद है। ठीक है। अच्छा, मैंने किस बेसिस पर बात किया है, मैंने इस पर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर बोला पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर। अच्छा यार, पद तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक पावर भी तो है ना, किसी में पावर 2 है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना, तो पद के आधार पे तो हो गया। लेकिन मैं पावर के आधार पर बताता हूँ, यानी कि घात के आधार पर। तो मुझे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद का घात होता क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, वो कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं। अगर मान लो मैं एक बहुपद लिखता हूँ,
जिसकी सबसे ऊपर जो बड़ी वाली घात है ना, अगर वो 2 है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये क्या है, द्विघात। सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी वाली जो घात होगी ना x की घात, इसकी घात क्या है, तो 25 हो जाएगा, तो इसकी घात बची का नहीं बची ना। तो किसी में भी x की पावर या y की पावर या z की पावर, किसी भी चर की पावर, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी ना उस बहुपद में, उसके बेसिस पर हम जो इसका नाम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है 2 है, हालांकि इसकी पावर भी 1 है, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम इसको देखेंगे 2 है तो उसको मैंने द्विघात कर दिया। अच्छा, मान लो किसी बहुपद है जिसमें पावर कितनी है, वो 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका नाम तो मैं रैखिक रख दूंगा। ये कौन सी पावर, ये कौन सी बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, मान लो किसी की पावर यहाँ पर 3 हो गई, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं क्या कर दूंगा, अगर उसकी पावर हाईएस्ट 3 है तो मैं इसका लिख दूंगा यहाँ पर त्रिघात। ठीक है, ओके जी, अच्छी बात है। अच्छा, हाईएस्ट पावर 4 5 है, तो वो छोड़ो भाई, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर जब मैं घात को देख रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूँगा कि उसके कितने पद हैं। बेशक यहाँ पे कुछ और हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेशक कुछ और, लेकिन पावर जो हाईएस्ट है, अगर मैं पावर को देख रहा हूँ तो पावर हाईएस्ट जो होगी उसके आधार पर मैं नाम बताऊंगा, और अगर पद के आधार पर देख रहा हूँ तो पद देखूंगा। फिर मैं ये पावर नहीं देखूंगा। ठीक है ना, हम जिस चीज़ को देखेंगे उस हिसाब से इसका नाम बताएंगे, फिर हम दूसरी चीज़ या अलग चीज़ नहीं देख रहे होंगे। ठीक है। अब कल को कोई आके आपसे पूछता है कि अगर किसी बहुपद में हाईएस्ट उसकी जो घात है वेरिएबल की, एक्स की वैल्यू की, उसकी हाईएस्ट घात 3 है, तो क्या उसको त्रिघात कहेंगे? अरे हाँ, उसी के बेसिस पे इसको इसका नाम रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ध्यान में रखना कि अगर हम घात को देख रहे हैं तो बहुपद कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम पद को देख रहे हैं तो फिर घात कुछ भी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? अरे भैया, हाईएस्ट पावर तो एक ही होगा ना किसी एक्स की वैल्यू, तभी तो उसका नाम रैखिक दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा है उससे मुझे उम्मीद हो चुका है कि आपको जो है प्रश्न 2.1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार। उसमें जो है 5 क्वेश्चन है, जिसमें पहला पूछ रहा है कि बहुपद है या नहीं, वो आपको बताना है। बहुपद है या नहीं कैसे पता चलता है? बड़ी सिंपल सी बात है कि एक्स या वाई जो भी चर है उसकी वैल्यू जो है अगर वो प्लस में है तो बहुपद है, या प्लस में भी अगर डिवाइड में भी है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पूछेगा कि गुणनांक बताओ, तो आप बता देना किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। तीसरे में आप इसकी जरूरत रहेगी, उसको बता देना। ठीक है। चौथा बात करें तो चौथे में भी आपको बताना है कि बहुपद की घात कितनी है, कि हाईएस्ट पावर कितनी है। बहुपद की घात मतलब हाईएस्ट उसकी पावर। ठीक है। अच्छा, चौथे में आपको बता देना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा त्रिपद है, ऐसा कुछ आपको बताना है। और इस तरह से जो आपका प्रश्न 2.1 हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है यहाँ पर बहुपद के शून्य को। अगर इसको हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा प्रश्नावली 2.2 हमसे हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, बहुपद के शून्य का आपको निकालना है। बहुपद के शून्य मतलब क्या? बहुपद तो आप समझते हो ना, 9x का स्क्वायर मान लो, प्लस में 6 प्लस में 5 मान लो, ये हमारे पास जो है बहुपद है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक x लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास जो है एक बहुपद है। ठीक है, तो हमें जो इसका शून्य निकालना, शून्य मतलब x की, यानी कि जो भी कुछ वेरिएबल होगा यहाँ पर, जो भी ABCD में का कुछ भी होगा, उसकी ऐसी वैल्यू क्या रखें जिसको उसको सॉल्व करने पर वो बराबर हो जाए 0 के। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि 5x है और प्लस में 3 है। ये एक छोटा सा बहुपद लेता हूँ आपको समझाने के लिए। पहले तो आपको बताना है कि एक्स की जगह क्या रखूँ कि 0 हो जाए पूरा। तो एक बार जो है ऐसे आप सोचोगे, इससे अच्छा मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ कि इसको मैं बराबर में 0 रख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे क्या करूंगा कि अब सिंपल सी बात है, मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो 5x सेम टू सेम। अब देखो 3 यहाँ पर क्या करता है, प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो इक्वल्स टू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x का सेम टू सेम, इक्वल्स टू में -3 सेम टू सेम। x के साथ इधर 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर क्या करेगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -3/5। आओ तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन था, यानी कि हमारे पास जो बहुपद था वो था 5x प्लस में 3। तो x से मैं क्या लिख दूंगा -3/5। तो 5x से मैं क्या लिखूंगा -3/5। तो x का मैंने ये लिख दिया जमा में 3। तो देखो भाई, ये दोनों क्या आते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये इससे कट गया है ना, कट गया। तो ठीक है, तो बचा यहाँ पर क्या -3 और यहाँ क्या बचा +3। तो ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी कि मैंने इसके बराबर में 0 रखा तो x की ऐसी वैल्यू निकल के आई जिसको रखने पर ये पूरा सॉल्व हो गया। तो बस इसी को बहुपद के जीरोस कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुपद की जितनी घात होगी ना, घात की मतलब जितनी उसकी पावर होगी ना, उतनी ही उसके जीरोस निकलेंगे। अगर इसकी पावर यहाँ पर 2 है तो उसके 2 जीरोस निकलेंगे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ पर 2 पद है, 1 पद है, कितने भी पद हो, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है
कि यहाँ पर अगर पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर, अगर x या y या z कुछ भी ABCD में से चर में से है, अगर उसकी पावर 3 है तो उसकी वैल्यू 3 निकलेगी। मतलब 3 ऐसी x की वैल्यू निकलेगी जिसको वहाँ पर इक्वेशन में या बहुपद में रखने पर बहुपद का जो हल आएगा, मान आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल 1 था, इसकी पावर 1 थी, तो आई की वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि अगर वैल्यू जितनी इसकी पावर होगी उतने इसके जीरोस निकलेंगे। और कुछ इस टॉपिक में कुछ खास है नहीं। अगर आपने ये कर लिया होगा तो आपसे जो है प्रश्न 2.2 हो जाएगा पूरा। पहले में आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू बार बार रखनी और देखनी है कि अगर एक्स वो रखने पर पूरा बहुपद का मान जो है अगर वो 0 हो जाता है, इसका मतलब जो एक्स है वो इसका शून्य है। सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन आपको वो बताना है। दूसरे में आपको क्या है, हर बार जो एक्स की वैल्यू अलग अलग रखनी है। जैसे मैंने इस बहुपद को क्या नाम दिया, पी, और एक्स क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुपद बता रहा है कि इसमें एक्स नाम का क्या यहाँ पर चर है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखना तो मैं क्या कर दूंगा, पी बहुपद में एक्स की जगह में क्या लूंगा 0, और फिर एक्स जहाँ जो भी है वहाँ पर 0 रख दूंगा और सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि अगर वो बहुपद है या नहीं है। सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है तीसरे में करना है कि आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू रखने पर 0 आ रही है या नहीं आना है। चौथे में भी कुछ ऐसे ही करना है। अगर आपको ये नहीं आती है, इनमें से कोई डाउट है, तो आप जो है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो प्लेलिस्ट पे जाकर आप पूरा का पूरा यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक यहाँ पर बहुपदों के गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड में बहुपदों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल नंबर की बात करता हूँ। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 6 को 2 गुणा 3 में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने क्या किया है, 6 का गुणनखंड किया है। गुणनखंड मतलब सिंपल सी बात है कि आप किसी नंबर को किसी 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे टुकड़ों में कर दो जिसको आपस में गुणा करने पर 6 आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, गुणनखंडन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बहुपदों की गुणनखंड का क्या मतलब है। बहुपद समझते हो आप सभी का, यहाँ पर मान लेते हैं x² है प्लस में यहाँ पर 5x है प्लस में 6 है, ये एक बहुपद है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बहुपद है। तो बच्चों अभी सवाल आता है कि इसका हम गुणनखंड करेंगे कैसे। देखो आपने 8वीं क्लास में भी एक चैप्टर होगा गुणनखंडन, उसमें भी आपने इस चीज को समझा होगा कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 2 पद है, 1 पद है, 3 पद है, 4 पद है, या बहुत सारे पद हैं, तो उनके हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस चीज को समझाने की यहाँ पर जरूरत है। और वैसे भी इस क्लास के आपके मतलब 9th क्लास के इस चैप्टर में भी बहुत सारे तरीकों के बहुपदों के बारे में बात नहीं की है। बस ऐसा ही बहुपद लिया गया है जिसमें पद कितने हैं, 3 है, या यूं कहो जिसका घात 2 है, कि एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे पद को कैसे तोड़ते हैं, वो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि इस स्पेसिफिक पद का गुणनखंड कैसे लिखते हैं। गुणनखंड मतलब अभी आप समझ चुके हैं ना, ऐसे 2 पद छोटे छोटे पद में इसको तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, वापस यही पद आ जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई इसको तोड़ेंगे कैसे, देखो ये है यहाँ पर 1 2 3 पद। अभी जो 3 पद जिसमें होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बाकी 2 पद और 4 पद वाले बहुपद से मुकाबले, ठीक है ना। तो इसमें करते क्या है, वो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखो आपको यहाँ पर जो 3 पद है ना, उसको 4 पद में कन्वर्ट करना है और फिर बाकी सब सिंपल हो जाएगा। 4 पद जैसे करते हैं वैसे करते ही हैं। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा गुणनखंडन में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अगर मैंने उस पर वीडियो बनाई तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर उस चीज़ को जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आसान चीज़ है, लेकिन मैं वो चीज़ यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ। बड़ी समझ बात है, ठीक है। वैसे उन सबकी जरूरत भी नहीं है, आपकी बुक में यहाँ पर दिया भी नहीं हुआ है। हालांकि 3 पद वाला जो बहुपद है उसके बारे में बुक में दिया हुआ है, तो मैं इसको जो है सॉल्व कर दिखाता हूँ, यानी कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। बड़ी समझ बात है। मैं क्या करता हूँ कि 3 को 4 में बदलता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर x² है, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस का 6 ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो बीच वाला पद है ना, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर माइनस का हो, प्लस का हो, कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, जो बीच वाला है ना उसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा। कैसे 2 टुकड़े करूं, क्या मैं 4 1 लिख दूं, 1 4 लिख दूं, 5 1 लिख दूं, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं वो बता दो आप। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। मैं करता क्या हूं कि मैं पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जाहिर सी बात है 3 टर्म के लिए ऐसा तरीका है, तो पहला लास्ट वाला और बीच वाला यही 3 टर्म होंगे ही, ठीक है। तो मैं पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 को x² से, तो 6x² आ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। अब करना क्या है मुझे, देखो 5x को ऐसे तोड़ना है कि उनका जो भी आपस में आएंगे, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो वापस से ये आ जाए, और आपस में उन दोनों का अगर मैं प्लस या फिर माइनस करूं तो ये आ जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। तो बताओ 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 3 क्या लिखता हूँ, 5, ठीक है। और भाई कहीं ना कहीं मैं 3 और 2 को क्या करूंगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं 5 को क्या लिखता हूँ, 2 + 3। अब देखो x भी है तो यहाँ पर x भी रखूंगा, तभी तो 2x + 3x = 5x होगा, और यहाँ पर 2x + 3x = 6x² हो जाएगा, है ना, सेम टू सेम है इसकी तरह, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना आपको मैंने करना क्या, यहाँ पर
2x, आप देखो 2x पहले लिखें या 3x, कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। तो मैं लिख दिया यहाँ पर 2x प्लस में 3x। चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे करना क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, x गुणा में x लिख सकता हूँ। हाँ जी हाँ, 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा में x, ये गुणा का निशान है और ये मैं x ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। 3x को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में x है ना, ऐसी तो हो रहा है ना। अच्छा 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा बीच में क्या है, यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, प्लस का, यहाँ पर क्या है, प्लस का, ठीक है, प्लस, यहाँ पर क्या है, प्लस का है, ठीक है, प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, अब देखो इसमें और इसमें पहले दो में मैं किसको कॉमन ले लूँ, x को, क्योंकि दोनों में x है तो मैंने x को यहाँ पर कॉमन ले लिया। अच्छा ठीक है, बचा क्या फालतू में, बचा एक्स्ट्रा क्या, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस इंटू सेम, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3, तो 3 मैंने बाहर ले लिया, तो x प्लस में 2 यहाँ पर बच गया। अब देखो, अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर भी अब एक बड़ा टर्म ये वाला, एक बड़ा टर्म ये वाला, 2 टर्म हो चुका है। मैंने कहा था ना पॉलिनोमियल में प्लस या माइनस ही 2 टर्म बनाते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं x प्लस 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने x2 ले लिया, x प्लस 2, यहाँ पर क्या बचा x, ठीक है। यहाँ से भी x प्लस 2 ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिया है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बहुपदियों के गुणनखंडन में इसको भाग करके ये कर दिया है, भाग करके या फिर कहीं ऐसे विभाजन करके, तोड़ करके, है ना। तो मैंने गुणनखंड यहाँ पर कर दिया है। तो अब इन दोनों को अगर मैं आपस में सॉल्व करूंगा, गुणा करूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ, ये तो ठीक है, ये 8वीं का चीज है गुणनखंडन भी, लेकिन इस चैप्टर में हम क्यों जान रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी चीज पे आधारित जो है आपका प्रश्नावली 2.3 है, ठीक है ना। तो अगर आप ये उसको चीज को अच्छे समझ लेते हैं, इस वीडियो के इस पार्ट को, तो आप वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर, इस चैप्टर का ओरिजिनल बात पर। देखो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो एक बहुपद है, मान लो ये, इसका मैंने फैक्टर किया यानी कि गुणनखंडन किया। अब इस गुणनखंडन से जो मैं जीरो निकाल सकता हूँ। जीरो मतलब समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में ही बात की थी। जीरो मतलब ऐसे एक्स की वैल्यू जिसको हम अगर उस बहुपद में रख दें, उस वैल्यू को, उस मान को रख दे एक्स की जगह और उसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे वैल्यू को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है। तो अब इससे शून्य कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं सोचूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, मैंने मान लिया ऐसे लिख सकता हूं, और मैं सोचता हूं कि भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं, बड़े अच्छी बात है। अब सोचो थोड़ा सा एक बार मन में सोचो कि कैसे आ सकता है जीरो। मान लो ये पूरा एक पद है, कि ये पूरा टर्म है, कि ये पूरा टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे जीरो आ सकता है। ठीक है, मानता हूं अभी तुम्हारा यहाँ पर दिमाग नहीं चल रहा है, मैं छोटा सा कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मान लेते हैं x है और यहाँ पर मान लेते हैं x है और यहाँ पर मान लेते हैं y है और इक्वल टू में जीरो आ रहा है। अब छोटा कर दिया मैंने, यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ नहीं है बीच में, x y आपस में मल्टीप्लाई में है और इनटू में जीरो है और इक्वल टू में जीरो है, ठीक है। अब जीरो कैसे आएगा, हो सकता है कि x की वैल्यू जीरो हो और इसीलिए वो y के कुछ भी वैल्यू हो। अब आपको पता ही है ना कि जीरो किसी भी मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, जीरो आता है। तो हो सकता है एक बार x की वैल्यू जीरो हो तो ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाए। अरे भाई ये भी तो हो सकता है ना कि y की जगह जीरो हो, है ना, और x की जगह सेम टू सेम हो। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पर भी जीरो हो सकता है, यानी कि y की वैल्यू भी जीरो हो सकती है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू जीरो हो जाए, सब दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो भी जीरो आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों वैल्यू जीरो नहीं है फिर भी जीरो आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये कहना कि जैसे मैंने इस बहुपद को तोड़ के दो हिस्से कर दिए, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जीरो कब आ रहा है, या हो सकता है कि ये पूरा जीरो हो सकता है ये पूरा जीरो। तो अगर मानता हूँ कि x प्लस में 2 जो है जीरो के बराबर है, कब होगा x के प्लस में 2 जीरो के बराबर, जब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इसको प्लस का 2 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो अगर x की वैल्यू माइनस की 2 है, इसका मतलब क्या है कि वो एक जीरो है, वहाँ पे उसको वैल्यू को रखेंगे तो जीरो आएगा। ठीक, वैसे इसे यहाँ पे कर लेते हैं कि x प्लस में 3 इक्वल टू में जीरो है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू ये रखूँ या ये रखूँ तो आपका आंसर जो है जीरो आएगा। आपका जो पॉलिनोमियल का सॉल्व करें तो हल आएगा जीरो। अब देखो यहाँ पर जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 है। नंबर जीरो कहने का मतलब जो शून्यक है वो 2 शून्य क्यों है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट घात जो है वो 2 है। अगर 2 घात नहीं होती या कम या ज्यादा होती तो वैसे ही जीरो यानी कि जो शून्य को भी कम या ज्यादा हो रहे होते। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब आप ये समझाना चाहते हो भैया कि एक बहुपद का हम फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, यानी कि दो ऐसे हिस्सों में तोड़ेंगे, इनका गुणा करने पर आपस में जीरो आ जाए, और फिर हम उनको क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर में जीरो यहाँ पर और एक बार हम इसके बराबर में जीरो, और x की वैल्यू वहां से निकालेंगे, इसकी भी और इसकी भी, और उस तरह से हमको जो यहाँ पर जीरोज निकलेगा यानी कि शून्यक निकलेगा। ठीक है, मैंने कहा बच्चों देखो ये तो मैं बताना ही चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कहीं पूछ दे कि भाई ये जो है क्या ये इसका एक फैक्टर है, तो आप कैसे चेक करोगे। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं भी तो बताया मैंने, ये फैक्टर है मतलब कि इक्वल टू में अगर जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी ना, जैसे ये,
तो ये इसके यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि भाई ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं है, इसका गुणज है या नहीं है, मैं ऐसा चीज बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपको 0 दे दूं तो फिर भी आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हो। हाँ, अगर मैं 0 चेक करना हो तो क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा और 0 कर दूंगा। अगर वैल्यू मतलब इसको सॉल्व करने पर 0 आ गया तो ठीक है भाई, ये 0 है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना हो कि एक 0 मेरे को मिल जाए और मुझे क्या करना हो, उसका फैक्टर निकालना हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, x बराबर में वो चीज होगा तो मैं उस चीज को जो है इधर ले आऊंगा और बराबर में उधर 0 कर दूंगा, कुछ इस तरह से रिवर्स कर दूंगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है मैंने को आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि हम कैसे एक बहुपद से फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड से 0 कैसे करते हैं, शून्य कैसे करते हैं, शून्य से फिर गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड से फिर बहुपद पे हम कैसे जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है यार। तो बच्चों अब जो है इस बात पर जो है फटाफट से जो है प्रश्नावली 2.3 की बात कर लेते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपको सभी से ही बताया कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें एक बहुपद दिया होगा, कई सारे दिए होंगे, वैसे 4 दिए हुए हैं, तो बताना है कि जो हमारे जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है x+1 क्या इसका गुणनखंड है। वही क्वेश्चन है कि भाई ये जो है बहुपद है तो क्या इसका ये गुणनखंड है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं गुणनखंड से क्या निकाल सकता हूँ, 0, और 0 में वैल्यू पुट करके पता कर सकता हूँ, है ना, कि अगर उसकी वैल्यू 0 होगी मतलब कि 0 है, और 0 से मैं गुणनखंड पे जा सकता हूँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो x से आप इस गुणनखंड से मतलब इसके जो गुणनखंड है उससे आप 0 निकालो और 0 यानी कि x की वैल्यू, और उसको उसमें पुट करो, उसमें रखो और हल करके देखो कि क्या वो 0 आ रहा है उसकी वैल्यू या नहीं। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है, उसके गुणनखंड दिए हुए, तो आप उसको गुणनखंड से 0 निकाल के यहाँ पर रख दोगे, लेकिन यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा चीज दे दी गई है, मान लो कि, है ना, तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे और बराबर में 0, तो कहीं ना कहीं ये सब तो सॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको k की वैल्यू चाहिए, तो भाई किसकी वैल्यू चाहिए होती है, किसका मान चाहिए होता है, तो उसको उधर ही रखते हैं, बाकी सब जो भी यहाँ पर फालतू की चीज़ें उसको बराबर को उस तरफ भेज देते हैं, जिससे कि हमसे पता चलेगा कि k किसके बराबर है, अकेला के। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन होगा, सॉरी तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और चौथे क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि क्या ये उसका गुणनखंड है या नहीं। अब गुणनखंड है या नहीं अभी तो आपको बताया मैंने, इसका 0 निकालो, उसकी वैल्यू पुट करो उसमें और पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा चौथा क्वेश्चन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें ऐसे वाले जो है गुणनखंड आपको दिए हुए, इसका जो फैक्टर करना और कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना है और ये निकालना है, और फिर देखना है कि जो बीच वाले को ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस करने पर ये आए। ठीक है, तो वैसे आप बीच वाले को तोड़ लो और फिर आप कॉमन ले लोगे, कॉमन यानी कि जो दोनों चीज़ में उसको कॉमन निकाल लोगे, जो बचेगा उसको लिखोगे और सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, गुणनखंड नंबर अगर मैं चौथे की बात करूं तो उसमें कई सारे पावर भी है, हालांकि गुणनखंड भी है, लेकिन फिर भी खुद से आप ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है आपसे तो यहाँ पर जो है वीडियो आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट पूरी चेक कर सकते हो, पूरी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हर एक चीज़ है वहाँ पर। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ। बच्चों अब आ चुके हैं चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर, जिसमें क्या करें कि बीजीय सर्वसमीकाय के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बड़ी आप सिंपल सी बात है, इसको समझना आपको सभी को। देखो सर्वसमीका मतलब होता है फॉर्मूले। ठीक है, बीजीय इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का यूज करके उसके ऊपर जो है फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूले हैं वो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो आप है आपने 8वीं में पढ़ चुके हैं, है ना, सबको याद ही तो है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल मतलब इस पूरे का स्क्वायर, है ना, उसकी पावर 2। तो उसका फॉर्मूला अगर ऐसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप ऐसे बदल दोगे, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे बदल दोगे, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई क्या है ना कि आप अब जो यहाँ पर आ चुके हो 9वीं क्लास में, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा जो है अजीब, थोड़ा सा यूनिक, अलग हटके करके देखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप सभी ध्यान से, यहाँ पर जो x प्लस वाई बस 2 टर्म का होल स्क्वायर था, अगर मैंने यहाँ पर तीसरा टर्म ला दिया तो मतलब देखो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ x प्लस वाई प्लस मैं यहाँ पर कहता हूँ z, इस पूरे को ला दिया और इनका सबका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा। देखो थोड़ा सा लॉजिकल अपने सोचने की कोशिश करना, कि ध्यान देना यहाँ पर है x और y का स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर है और एक y स्क्वायर है। मैं थोड़ा सा जो है सामने लिख देता हूँ आगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वैसे यहाँ पर क्या होगा कि x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया तो एक और होगा स्क्वायर, z का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ क्या है 2xy, क्योंकि 2 बार x y थे तो 2xy। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 2xy। ठीक है, मैंने भी कर दिया यहाँ पर 2xy प्लस में, अब यहाँ पे आगे लिखता हूँ, आप देखिएगा नहीं आपको 2xy हो गया 2yz, 2yz। ओके जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया 2zx, zx बोलो या xz बोलो आपकी मर्जी, लेकिन 2zx
ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसका ये फॉर्मूला बनेगा, है ना, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 टर्म थे तो मैंने तीसरा टर्म यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया हो फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, अगर इसमें दिया है तो इसमें कन्वर्ट करना है। लेकिन हाँ, ऐसे में तो आप पहचान लोगे कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हमको ऐसे करना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन भी इस टाइप का दिया हो तो आपको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले जानना पड़ेगा क्या, है ना। तो इसी के ऊपर जो है आपका बेस पूरा प्रश्नावली 2.4 है, जिसको आप पूरा कर लेना अच्छी तरीके से। अच्छा, मैं एक और चीज कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर क्या है, दो पद वाले ऐसा एक टर्म है हमारे पास, एक है बहुपद है, उसका क्या स्क्वायर है। अगर यहाँ पर स्क्वायर ना हो, उसका पावर 3 हो गया तो क्या होगा, आओ देख लेते हैं उसको भी। देखो x प्लस में y है और इसका क्या है, पावर 3 है। तो अभी इस केस में क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, x का क्यूब y का क्यूब, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर y का स्क्वायर, वैसे ही x का क्यूब और प्लस में साथ में लिख लेता हूँ y का भी क्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर क्या था, 2 था, है ना, तो स्क्वायर मतलब यानी कि पावर 2, तो मैंने क्या लिखा 2xy। तो वैसे अगर यहाँ पर 3 है तो क्या लिखूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है 3xy। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर था तो हमने 2xy लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो है 3 हो गया, यानी कि एक बार और xy आ गया है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि x प्लस वाई एक बार और आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं आगे पीछे लिखने का या सोचने का, ये आप ऐसे सोच के याद कर सकते हो, इसलिए मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये थोड़ा रियलिटी में मत चल जाना डेरिवेशन में। वैसे आप सभी को डेरिवेशन का तो पता ही है, x प्लस वाई का क्यूब मतलब ये जो x प्लस वाई है ना, आपस में एक बार, 2 बार, 3 बार है, इसलिए हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख रहे हैं। और ये जो पूरा ये 2 बार है, तो 2 बार हो या ऐसा लिखा हो स्क्वायर के साथ, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अगर आपका चौथा फॉर्मूला, उसमें बड़ी सिंपल सी बात है, आपको x प्लस वाई ना लिखकर x माइनस वाई है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए x माइनस वाई का क्या है, क्यूब है। क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस का निशान है, इसलिए आप यही लिख करके हर एक के आगे क्या लगाओगे, माइनस का निशान लगा दोगे तो मान लिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर प्लस का निशान है तो वहाँ पर माइनस का निशान लगा दो। ठीक है, तो x का क्यूब माइनस का y का क्यूब माइनस का यहाँ पर क्या है 3xy। ठीक है, 3xy। ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि x माइनस वाई, है ना। ऐसा आपको जो यहाँ पर ऐसे सोच के लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना x का क्यूब जो यहाँ पर पावर 3 हो जमा करते हैं यहाँ पर माइनस कर दो, नहीं, जो आपको यहाँ पर प्लस के दिख रहे हैं ना, बस वहां पर आपको जो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देना है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला पार्ट, मतलब ऐसा कुछ होगा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अभी आप ये सोचो कि आसान है, अब देखो मुश्किल क्या आता है। एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, उसको समझना आप ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं कह देता हूँ यहाँ पर आप सभी को कि x का क्यूब है, y का क्यूब है और z का भी क्यूब है, माइनस में 3x और y और z भी है। हाँ तो बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका आपको थोड़ा सा ट्रिक व्रिक कुछ खास है नहीं, आपको जो है थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें करना क्या है, देखो 1 2 3 चीज़ है ना, तो तीनों चीज़ आप एक बार ले लो। ठीक है, हमने तीनों चीज़ ले लिया और उसको बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बार हमने ले लिया तो अब किसका पावर बचा, 2 2 बार बचा। ठीक है, तो 2 2 पावर वाले को हम एक और डिब्बे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में z का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर जो है माइनस का 3xy है, तो ठीक है माइनस का लिख लेते हैं, माइनस का xy, वही बात, माइनस का xy हो गया तो yz, माइनस का yz और माइनस का zx। ये एक फॉर्मूला है जो आपको जो है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है और इसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी मिलने वाले हैं। बच्चों, इसी जो है इस टॉपिक के आधार पर, 4 फॉर्मूले के आधार पर आपको जो है प्रश्न 2.4 है। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया जाता है तो आप ऐसे बदलो, ऐसे दिया जाता है तो ऐसे बदलो। यही जो है यही इस पूरे एक्सरसाइज में चल रहा होगा कि इसमें है तो इसमें बदलो, इसमें है तो इसमें बदलो, इसमें है तो इसमें बदलो। यही आपको चीज़ें बदलनी है और ये बदलने के लिए आपको याद होना चाहिए कि पहले वाली चीज़ को कहाँ पे लिखना है, दूसरे वाली चीज़ को कहाँ कहाँ लिखना है और क्या क्या करना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप इसके बेसिस पे आप जो है कुछ अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियोस देख सकते हैं, पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा और वहाँ पर आप जो जाकर पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से जो है हर एक चैप्टर का मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या चैनल आपको लगता है कि उम्मीद है इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ डाउट है, कुछ कहना है आपको, तो नीचे कमेंट में भी आप कह सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।